Welcome, dear friends, to our ongoing discussion. आज हम ए लेक्चर 20th लेक्चर में हम अपनी जो टेक्निकल लेक्चर्स की सीरीज़ है मैकेनिकल ड्राइव्स में, उसमें जो बेल्ट ड्राइव है उसमें एक फिनोमेना होता है। व्हेन बेल्ट ड्राइव ऑपरेशन में होता है तब उसे क्रीप कहते हैं। तो क्रीप क्या है वो आज हम समझेंगे। So let us continue with this lecture in the ongoing series of lectures, that is phenomena of creep and belt drive. So let us understand this how it occurs. सबसे पहले एक सिंपल बेल्ट ड्राइव का डायग्राम देखें। इसमें ये ड्राइविंग पुली है और ये ड्रिवन पुली है। हम सब जानते हैं कि ये डायरेक्शन में जब ड्राइविंग पुली रोटेट होता है तो लोअर साइड विल बी ए टाइट साइड एंड अपर साइड विल बी ए स्लैक साइड। और जनरली हम डिनोट करते हैं टाइट साइड का टेंशन T1 से और स्लैक साइड का टेंशन T2 से। एंड टाइट साइड का टेंशन जो है वो स्लैक साइड के टेंशन से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब बेल्ट ऐसे ड्राइविंग पुली पर से पास होगा तब जो बेल्ट यहाँ था वो टेंशन T1 महसूस कर रहा था। जब एक बार ड्राइविंग पुली को पास होके स्लैक साइड की ओर पहुँचेगा तब उसका टेंशन कम होके T2 हो जाएगा। और जब ये बेल्ट जो है टेंशन स्लैक साइड टेंशन से निकल के जब ड्राइविंग पुली से पास होकर टाइट साइड आता है तब उसका टेंशन T2 से बढ़कर T1 हो जाता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट बेल्ट मूव्स ओवर ड्राइविंग पुली, टेंशन डिक्रीजेस फ्रॉम T1 to T2, and when belt moves over the driven pulley, tension increases from T2 to T1. Now, अगर बेल्ट में टेंशन बढ़ता है तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में बदलाव आएगा। तो मानते हैं कि L1 is increase in length per unit length of the belt because of tight side tension T1, this one, and let us say L2 is the increase in length per unit length of the belt because of slack side tension T2. So what will happen now? यहाँ आगे का एनालिसिस करने के पहले एक एजम्पशन हम रख लेते हैं कि बेल्ट में जो स्ट्रेन डेवलप होता है, मीन्स बेल्ट की लंबाई में जो चेंज होता है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? मीन्स स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। सो व्हाट विल हैपन? एज वी नो दैट इन आवर केस, एज टाइट साइड टेंशन इज more than slack side tension T2, so we can write here T1 is greater than T2 and L1 is the increase in length per unit length because of tight side tension T1 and L2 is the increase in length per unit length of belt due to slack side tension T2. So as T1 is greater than T2, we can write L1 will be greater than L2, means per unit बेल्ट की जो लेंथ होगी उसमें टाइट साइड में जो लेंथ में बढ़ावा होगा वो स्लैक साइड्स के कंपेयर में ज़्यादा होगा। सो L1 विल बी ग्रेटर देन L2. सो व्हाट वी कैन नाउ राइट दैट लेंथ 1 प्लस L1, अगर यूनिट लेंथ का बेल्ट है तो उसमें जो टाइट साइड है उसका लेंथ बढ़ के L1 जितना बढ़ के 1 प्लस L1 हो जाता है। तो लेंथ जो है 1 प्लस L1 ऑफ बेल्ट अप्रोचेस टू द ड्राइविंग पुली,
यहाँ से जो बेल्ट ड्राइविंग पुली की ओर जाता है तो वो कितना जाता है एक्चुअल में 1 प्लस L1, दैट इज द रेस इंक्रीज इन द लेंथ, ड्राइविंग पुली की ओर जाता है एंड लेंथ 1 प्लस L2 लिव्स इट। और यहाँ जब ये बेल्ट यहाँ से ये ड्राइविंग पुली को छोड़ता है तब उसकी लेंथ कितनी होती है 1 प्लस L2, बिकॉज ऑन slack side there is a tension is T2, so the change in length on the belt means बेल्ट की लेंथ में जो बढ़ावा आया है वो L2 जितना है जो अभी हमने यहाँ लिखा। तो मतलब क्या हुआ कि ड्राइविंग पुली की ओर जो बेल्ट जाता है उसकी लंबाई होती है 1 प्लस L, और ड्राइविंग पुली को जो बेल्ट छोड़ता है उसकी लंबाई होती है 1 प्लस L2। यहाँ जाने वाली 1 प्लस L1 और यहाँ छोड़ने वाली 1 प्लस L2। अंडरस्टैंड? सो व्हाट हैपन हियर, एज L1 is greater than L2 we can write 1 plus L1 will be greater than 1 plus L2। तो वो क्लियर हमें पता चलता है कि द बेल्ट स्लिप्स बैक ओवर द ड्राइविंग पुली, क्योंकि ड्राइविंग पुली की ओर जाने वाली बेल्ट की लेंथ ज़्यादा है और ड्राइविंग पुली को छोड़ने वाली बेल्ट की लेंथ कम है, मतलब कि बेल्ट है वो पुली के ऊपर थोड़ा स्लिप हो रहा है, पीछे चल रहा है। जितना बेल्ट पुली के ऊपर जाता है उतना बाहर नहीं आता है, मीन्स पुली थोड़ा आगे चलता है और बेल्ट थोड़ा पीछे रह जाता है। तो उसे ही कहते हैं हम, यही स्लिप फिनोमिना जो है उसे ही हम कहते हैं क्रिप, और उसका अमाउंट होगा यहाँ पे L1 माइनस L2। L1 जितना ज़्यादा बेल्ट यहाँ गया था और L2 जितना यहाँ से बाहर निकला, मतलब कि उसका जो पीछे रहने का अमाउंट है, क्रिप फिनोमिना है, वो हुआ L1 माइनस L2। सिमिलरली लेंथ, अब हम ये ड्रिवन पुली की बात कर रहे हैं, तो ड्रिवन पुली में क्या होता है, लेंथ 1 प्लस L2 ऑफ बेल्ट अप्रोचेस द ड्रिवन पुली। यहाँ जो स्लैक साइड है वो बेल्ट ड्रिवन पुली की ओर जाता है, तो यहाँ से कितना बेल्ट ड्रिवन पुली को अप्रोच करता है 1 प्लस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन स्लैक साइड, दैट इज 1 प्लस L2, इतना यहाँ अप्रोच करता है। और यहाँ जो बाहर निकलता है वो टाइट साइड है तो उसकी लेंथ होगी 1 प्लस L1, मीन्स द लेंथ 1 प्लस L2 ऑफ बेल्ट अप्रोचेस द ड्रिवन पुली एंड लेंथ 1 प्लस L1 लीव इट। मतलब कि जो बेल्ट है वो थोड़ा आगे चला जाता है, ये पुली जो है, पुली का जो है रिम का जो सरफेस है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ 1 प्लस L2 कम लेंथ वाला बेल्ट आया था और बाहर 1 प्लस L1 ज़्यादा लेंथ वाला बेल्ट बाहर निकलता है, मतलब कि पुली थोड़ा पीछे रह जाता है। सो यहाँ हम दोबारा टेक्निकली लिख सकते हैं एस 1 प्लस L2 इज लेस देन 1 प्लस L1। L2 स्लैक साइड का लेंथ चेंज है, L1 टाइट साइड का लेंथ चेंज है। तो इस पर से लिख सकते हैं कि बेल्ट स्लिप्स फॉरवर्ड, यहाँ बेल्ट थोड़ा आगे चलता है, ज़्यादा चलता है, ओवर द ड्रिवन पुली, पुली का सरफेस, ड्रिवन पुली का सरफेस है थोड़ा पीछे रह जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ दिस स्लिप वी से इट इज क्रीप इज इक्वल टू L1 माइनस L2। नाउ इस बात पर से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि क्रीप का इफेक्ट क्या होता है। तो ड्राइविंग साइड और ड्रिवन साइड पे उसका इफेक्ट ऐसे रहेगा कि इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बेल्ट ऑन ड्राइविंग पुली, मीन्स स्लैक साइड पर जाने वाला बेल्ट थोड़ा कम लेंथ में होता है तो मीन्स वो स्लो हो जाता है इन कंपेयर टू द रिम ऑफ द पुली, एंड इट ऑल्सो स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ रिम ऑफ ड्रिवन पुली देन द बेल्ट विच इज लीविंग द ड्राइविंग पुली। So the net effect of the creep is to reduce the speed of driven pulley। जो टोटल इफेक्ट होता है, फाइनल इफेक्ट होता है क्रिप का, वो होता है कि वो ड्रिवन पुली का स्पीड रिड्यूस कर जाता है, एंड हैंस
द फाइनल इफेक्ट इज इट रिड्यूसेस द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड। जो पावर ट्रांसमिट होना चाहिए उससे वो कम होता है, मतलब कि क्रिप की वजह से पावर ट्रांसमिशन में कटौती होती है। अब हम उसको टेक्निकली लिखते हैं। लेट अस नोट डाउन ऑल दिस पैरामीटर्स दैट sigma 1 is the stress on the tight side of the belt, sigma 2 stress on the slack side of the belt, epsilon 1 that is strain on the tight side of the belt, epsilon 2 strain on the slack side of the belt, n1 speed of the driving pulley, n2 speed of the driven pulley, L that is the original length of the belt on each side, tight side as well as on the slack side। जब लेंथ में कोई चेंज नहीं है तब की बात है। एंड कैपिटल ई दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल। नाउ जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड, बेल्ट की प्रॉपर्टी और बेल्ट का बिहेवियर की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि बेल्ट मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है वो पैराबोलिक नेचर का रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है लेकिन पैराबोलिक नेचर का रहता है। तो अगर उसका रिलेशन मैथमेटिकली लिखे तो हमें मिलेगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन and putting the constant of proportionality that is modulus of elasticity, we can write under root of stress is equal to E that is modulus of elasticity into strain epsilon. So we can write that strain is equal to under root of sigma upon capital E. So for tight side, अब ये आगे जो नोटेशन हमने यूज़ किए उसके रेफरेंस में लिखेंगे तो हम इन जनरल लिख सकते हैं कि फॉर टाइट साइड एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 अपॉन कैपिटल ई, एंड फॉर स्लैक साइड वी कैन राइट एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। So we can write the length on the tight side, टाइट साइड वाला जो बेल्ट है उसमें लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ L प्लस चेंज इन लेंथ दैट इज L इंटू एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 1 इज द strain on the tight side, and length on the slack side, length of the belt on the slack side will be L that is original length plus L into epsilon 2 that is change in length. So now one we can understand and we know that velocity ratio is given by peripheral speed of the driven pulley divided by peripheral speed of the driving pulley. This is well known definition of velocity ratio, and we denote by it by V2 upon V1. But we know that the peripheral speed of the pulley is to be proportional to the approaching length of the belt. बेल्ट जितना पुली की ओर जाएगा, जितनी लेंथ जाएगा उतनी ही मूवमेंट पुली की सरफेस की होगी। मीन्स द पेरिफेरियल स्पीड ऑफ द पुली इज टू बी proportional to the approaching length of the belt. So we can write that V2 that is peripheral speed of the driven pulley is equal to pi d2 n2, and that is proportional to the length of the slack side belt, because the approaching belt toward the driven pulley is a slack side. So we can write V2 is proportional to length of the slack side belt, and V1 that is the peripheral velocity of the driving pulley that is pi d1 n1 is proportional to the length of the tight side belt, because the belt which approaches to the driving pulley is a tight side belt. So from this we can write the velocity ratio V2 upon V1, this 2 is equal to pi d1 n1, V2 is pi d2 n2 divided by V1 pi d1 n1, and that is equal to, according to this relation, V2 is proportional to length of the slack side and V1 is proportional to length of the tight side belt. So
this will be equal to L plus L epsilon 2, that is the length the slack side, divided by L plus L into epsilon 1, that is length on the tight side. So simplifying this, we can write N2 upon N1, ये D2 D1 को इस साइड ले जाएंगे, तो D1 N2 upon N1 is equal to D1 upon D2 into, ये टर्म में से L कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, so we will write into 1 plus epsilon 2 divided by 1 plus epsilon 1, and that is equal to D1 upon D2 into, substituting the value of epsilon in terms of stress and modulus of elasticity, it will be 1 plus under root sigma 2 upon capital E divided by 1 plus sigma 1 upon capital E. So velocity ratio can be finally written as, simplifying this term, velocity ratio is equal to d1 upon d2 into E plus under root epsilon 2 divided by E plus under root epsilon 1. So this gives the effect of creep of the belt on the velocity ratio of the belt drive. So dear friends, this was about the creep phenomena which is occurring in the belt drive, and it clearly indicates that because of it there is a drop in velocity ratio, and hence उसकी वजह से जो पावर ट्रांसमिशन है जो होना चाहिए वो भी नहीं होगा, उसमें वो भी थोड़ा कम मिलेगा. Thank you friends for joining, and I hope you understood this, and still you having any question. अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है, मुश्किल है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर अच्छा लगा तो आप दूसरे किसी को भी बता सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.